First 3 months for UPSC preparation are very, very crucial. They set the stage for the next one complete year. If your first 3 months are strategically correct, you will get automatically more confidence. You will also feel that you are in control of your paper. So what exactly I'm going to do in this session, specific session, is divide what to be done in the first 3 months into different parts. ऑटोमेटिकली आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और आप पहले 3 महीने में अगर गलती नहीं करोगे तो अगले 9 महीने, अगले 10 महीने, अगले 1 साल भी गलती करने के चांसेस कम हो जाएंगे. इट्स लाइक द प्लेटफॉर्म दैट यू आर क्रिएटिंग. द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज टू गेट होल्ड ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड क्रिएट अ न्यू हैबिट ऑफ कवरिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स डेली. इसके बारे में मैं बाद में बात भी करूँगा, अभी लिख सकते हो अपने पास. The second thing that you need to do is to create a timetable for yourself. So first चीज़ अगर मैं बात करूँ तो previous year papers. The second thing that you need to do is create a timetable for yourself. I will also be very shortly providing you a timetable, a detailed 365 days timetable for the next 1 year for you. वो एक नई वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा. I'm still making that Excel. The third thing that you need to do is to watch at least some toppers जिससे कि आपको right books पता लगें, because people otherwise will keep telling you ये पढ़ लो वो पढ़ लो. मैं भी आपको बताता हूँ ये वाली बुक्स पढ़ लीजिए इकोनॉमिक्स के लिए, ये मत पढ़िए, इस तरह से पढ़िए, इस तरह से नहीं पढ़िए. बट टॉपर्स ब्रिंग मोर क्रेडिबिलिटी विद देम बिकॉज दे हैव क्रैक्ड द एग्जामिनेशन. तो इसलिए कुछ नहीं तो 5 से 10 टॉपर्स को देखो, जो उन्होंने बुक्स लिखी बोली हैं वो लिख लीजिए. ऑटोमेटिकली आपको पता लगने लगेगा कौन कौन सी बुक्स मुझे पढ़नी चाहिए. ओके. एंड द फोर्थ थिंग दैट यू नीड टू डू इज टू आइडेंटिफाई द सोर्सेज फॉर ऑल सब्जेक्ट्स. वाई सोर्सेज आर डिफरेंट देन बुक्स इज बिकॉज बुक्स टॉपर्स आपको बता रहे हैं लेकिन सोर्सेज आपके ऑनलाइन भी हो सकते हैं. ओके. इसीलिए दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों को फिगर आउट करना ज़रूरी है. अब अगर इसको हम साइड में रखें, नाउ दीज आर द 4 थिंग्स दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट शॉर्टली और इसके बेसिस पे डिस्कशन भी करेंगे. बट अगर मैं सक्सेस मंत्रा की बात करूं कि अगर आपको एक्चुअल में सक्सेस चाहिए इस एग्जाम में, यू डोंट वांट टू फेल, नोबडी वांट्स टू फेल, बट उसमें जो हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क लगता है वो हर कोई नहीं लगा पाता. मेरा ऑब्जेक्टिव है ये इंश्योर करना कि आप वो स्मार्ट वर्क लगा पाएँ. सबसे पहला सक्सेस मंत्रा ओवरलैपिंग है प्रीवियस ईयर पेपर्स, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और नीचे भी मैं जो डिस्कशन करूँगा उसमें बार बार प्रीवियस ईयर पेपर्स आएगा. तो रेपिटेशन लगेगा बट एक्चुअली रेपिटेशन नहीं है. इससे ये पता लगता है कि इसके बिना आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा. आज भी इवन व्हेन आई टीच आई ऑलवेज कीप लुकिंग एट द रीसेंट प्रीवियस ईयर पेपर्स, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं बट क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से एनालाइज नहीं करते तो इसीलिए उनकी जो उनका पढ़ाया हुआ है वो एग्ज़ाम के ट्रेंड से पीछे छूट रहा है. आप नहीं चाहते एज अ स्टूडेंट कि आप एग्जाम के ट्रेंड को फॉलो ना करें. दैट्स अ फर्स्ट जॉब. उसके बिना तो कुछ पॉसिबल नहीं है. तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना रेगुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है. द सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू डू इज, अगर सक्सेस मंत्रा को फॉलो करना है, गेट अगेन, दीज आर ऑल न्यू हैबिट्स. द सेकेंड न्यू हैबिट इज टू मेक श्योर कि आप रिविजन रेगुलरली करें. रिविजन का मतलब होता है रेपिटेशन. द मोर यू रिपीट ऑटोमेटिकली, द मोर क्लियरली यू अंडरस्टैंड वट एवर यू आर रीडिंग, द मोर ईजिली यू कैन अप्लाई दैट इन द एग्जामिनेशन. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, जिनको बहुत नॉलेज है, बट दे आर नॉट एबल टू अप्लाई ऑल ऑफ दैट इन द एग्जामिनेशन, जिसकी वजह से द एग्जामिनर डजंट नो दैट दे नो ऑल ऑफ दिस. द एग्जामिनर हैज़ नो आइडिया दैट द स्टूडेंट इज सो स्मार्ट और सो नॉलेजेबल. क्यों? क्योंकि उसने रेपिटेशन अपनी पढ़ाई में कम किया, रिविजन कम किया. सो दिस इज योर सेकेंड सक्सेस मंत्र एंड दिस गोज विदाउट सेइंग. इसके बिना आप पीछे छूट जाएंगे कॉम्पिटिशन में. द थर्ड थिंग दैट यू हैव टू डू एंड यू मस्ट डू इज create. These are all new habits that you have to create, तभी आपको सक्सेस मिलेगा. The third new habit is writing, answer writing as well as MCQ tests, MCQ solving. तो आंसर राइटिंग AW लिख देते हैं and MCQ solving MCQs. Now this is again a new habit क्योंकि हमें आदत होती है एग्जाम से पहले टेस्ट लिखने की. यहाँ पर we'll be creating a new habit. I'll be talking about that very shortly. एंड द फोर्थ थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ क्रिएट अ टाइम टेबल. ये भी हमारी जो मैंने यहाँ पे बात करी टाइम टेबल, ये ओवरलैप कर रहा है. दिस ऑटोमेटिकली टेल्स अस कि टाइम टेबल के बिना आप नहीं आगे बढ़ पाओगे. क्यों? क्योंकि टाइम टेबल क्रिएट्स एन अकाउंटेबिलिटी. अब हम लोग सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं, पब्लिक सर्विस में घुसने की कोशिश कर रहे हैं,
द फर्स्ट थिंग इन गवर्नेंस दैट यू taught इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो वहाँ यहाँ पर अगर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म खुद के लिए क्रिएट नहीं कर सकते तो सरकार के अंदर जाके हाउ विल यू क्रिएट इट फॉर द एंटायर सिस्टम। इफ़ यू वांट टू डू दैट, क्रिएट दिस न्यू हैबिट कि आप अपने लिए एक एक्सेल में अच्छा सा टाइम टेबल बनाएं या फिर गूगल कैलेंडर में अच्छा सा टाइम टेबल बनाएं और उसमें अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म क्रिएट करें। द टाइम टेबल दैट आई एम गोइंग टू गिव यू शॉर्टली विल ऑल्सो हैव दिस अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म पुट इन प्लेस। उसको यूज़ करना ज़रूरी है क्योंकि हमने आज तक यूज़ नहीं किया, हमें लगता है यार ये नहीं हो पा रहा है, बट एक्चुअली इट्स अ न्यू हैबिट, इट्स अ न्यू स्किल दैट वी हैव टू एक्वायर, थोड़ा टाइम लगता है। अब आ जाते हैं कि फर्स्ट 3 मंथ्स में एग्जैक्टली करना क्या क्या है। ये बातें, ये जो मैंने अभी तक बताया, दीज आर ऑल न्यू हैबिट्स एंड दीज आर ऑल प्री रिक्विजिट्स, जिनके बिना आप एक्चुअली सिलेक्शन में पीछे रह जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ व्हाट एग्जैक्टली टू स्टडी इन द फर्स्ट 3 मंथ्स, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी आदत है और ज़रूरी भी है, एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही। आफ्टर यू हैव एक्वायर्ड दीज न्यू हैबिट्स, आपको फिगर आउट करना है कौन से एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स शुड आई पिक अप। मैं आपको बता देता हूँ बेस्ड ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज सब्जेक्ट्स इन द एग्जामिनेशन। इकोनॉमी, पॉलिटी एंड एनवायरनमेंट, ये 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो एक्वायर करने में, अंडरस्टैंड करने में, इन ऑर्डर टू इंटरनलाइज देम इट टेक्स मोर टाइम। तो इनमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, नंबर 1, इसलिए इनको पहले पढ़ना चाहिए। एंड सेकेंडली, इनकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है एग्जाम में, इसीलिए इनको पहले पढ़ना चाहिए। ओके, नाउ व्हेन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, व्हेन यू स्टार्ट योर स्टडीज, मेक श्योर दैट यू आर स्पेंडिंग, जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर की बात करी, मेक श्योर दैट यू स्टार्ट स्पेंडिंग एटलीस्ट 20 minutes every day on previous year papers before you start your studies। क्योंकि अगर 20 मिनट स्पेंड नहीं करोगे प्रीवियस ईयर पेपर्स पे, ऑटोमेटिकली यू विल फील लेफ्ट आउट आफ्टर अ वाइल। तुम्हें लगेगा यार एग्जाम का पैटर्न कुछ और है और मैं कुछ और ही फॉलो कर रहा हूँ। ओके, लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज पॉलिटी। अगर हम पॉलिटी उठाएंगे तो आपको ब्रॉडली कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, किस तरह से पढ़ना है, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है NCERTs। नाउ इट गोज विदाउट सेइंग कि NCERTs एक्ट एज द बेसिक प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप पूरा अपना एजुकेशन, अपना स्टडीज़ को स्टैंड अप ऑन करेंगे। 11th एंड 12th NCERTs बोथ आर गुड फॉर पॉलिटी, आप उठा सकते हैं। उसके साथ साथ देर इज़ वन बुक कॉल्ड एज लक्ष्मीकांत। दिस अगेन फॉर्म्स द फंडामेंटल फैक्चुअल प्लेटफॉर्म ऑन विच यू क्रिएट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आप पढ़ सकते हैं पहले 3 महीने में। 3 महीने लग जाएंगे और सब्जेक्ट के साथ इसको ख़त्म करने के लिए। फिर आते हैं इकोनॉमी के ऊपर। बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स समझना ज़रूरी है, स्पेशली इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम इकोनॉमिक्स और कॉमर्स बैकग्राउंड, जिसके लिए NCERTs आर रेलिवेंट। यहाँ पर भी 11th एंड 12th NCERT, 11th में मैक्रो इकोनॉमिक्स नॉट माइक्रो, एंड 12th में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की NCERT। इसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो पिक अप सर्टेन बुक्स। अब मैंने एक बुक्स की लिस्ट, एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सारी बुक्स बताई हैं इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए, इंडियन इकोनॉमी पढ़ने के लिए कौन कौन सी बुक्स आपको उठानी है। उसमें से एटलीस्ट द बेसिक वन जो आपको सारे फंडामेंटल्स बता देगी, ब्रॉड कवरेज देगी पूरे इकोनॉमिक्स सिलेबस का, दैट इज़ बाय नितिन सिंघानिया सर या रमेश सिंह उठा सकते हो, दोनों में से कोई भी उठा सकते हो आप। और थर्ड हो जाता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में PMF के IAS के नोट्स आते हैं, दोज आर गुड इनफ, तो वो आप लोग उठा सकते हो, दैट कैन बी अ गुड बेसिक पॉइंट फॉर यू। एंड देन देर आर NCERTs ऑन एनवायरनमेंट दैट यू कैन ऑल्सो पिक अप। एनवायरनमेंट की NCERT वगैरह इतनी ज़्यादा क्रेजी नहीं है, दे आर नॉट सुपर अमेजिंग बट दे विल हेल्प यू। तो ये क्योंकि हम बेस अपना खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पर ये किताबें काफ़ी रहती हैं। दिस इज़ व्हाट यू ट्राई एंड कवर इन द फर्स्ट 3 मंथ्स। उसके बाद आ जाता है नोट मेकिंग। बहुत बड़ा क्वेश्चन एक आता है कि यार हमने पढ़ तो लिया बट क्या हमें, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट क्लियर अबाउट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इन द फर्स्ट 3 मंथ्स तो ऑटोमेटिकली बाद में वही काम रिपीट करना पड़ेगा। तो बेटर है कि पहले ही समझ जाओ कैसे करना है। तो नोट मेकिंग में करना क्या है और नहीं क्या नहीं करना है। ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज टू मेक नोट्स ऑनलाइन। सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि आपको नोट्स ना ऑनलाइन बनाने हैं। डू नॉट यूज ऑफलाइन सिस्टम्स फॉर नोट मेकिंग, इट इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट। चेंज दिस हैबिट इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल। इट्स अ वेरी सिंसियर रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल द एस्पिरेंट्स। अपने पुराने बबल में ना रहें। आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। नोट मेकिंग इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग। सो प्लीज मेक नोट्स ऑनलाइन। यू कैन यूज OneNote,
और एवरनोट ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हैं. वाई इज इट दैट engineers and techies are more successful comparatively in such an examination? Just because they use tech. हम लोग as lot of people, as commerce students, humanities students, lawyers, all of us are so behind in using tech that we're not able to use it to our advantage. तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट वहाँ पे आता है, स्टार्ट मेकिंग नोट्स ऑनलाइन. बहुत बाद में जाके हेल्प करेगा. मैं आपको नोट मेकिंग के कुछ सैम्पल्स भी दूंगा जिससे समझ आएगा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू डू व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद नोट मेकिंग, पहला हमने समझ लिया नोट्स ऑनलाइन बनाने हैं. द सेकेंड इज अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सब्जेक्ट दैट यू आर रीडिंग और दैट यू आर गोइंग टू रीड. ये आपके दिमाग में पहले ही क्लियर होना चाहिए. सारे चैप्टर्स क्लियर होने चाहिए बिफोर यू स्टार्ट विद योर स्टडीज ऑफ दैट सब्जेक्ट. जैसे मैं पॉलिटी पढ़ने जा रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि बस बुक उठाई, इंट्रो उठाया और पढ़ना शुरू हो गए. नहीं, स्पेंड एटलीस्ट 2-3 आवर्स ऑन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सब्जेक्ट. जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसका ढांचा कैसा है. इफ़ यू डू नॉट नो द स्ट्रक्चर ऑफ दैट सब्जेक्ट, द आउटलाइन ऑफ दैट सब्जेक्ट, और आप उसके अंदर घुस गए, जैसे कि एक मेज़ होता है ना, मेज़ में अगर अंदर सीधा घुस गए, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ इट. बट इफ़ यू अंडरस्टूड इट फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर व्यू, ऊपर से देख लिया, थोड़ा समझ आ गया कि कहाँ कहाँ से मैं निकल सकता हूँ, इट ऑटोमेटिकली बिकम्स ईजियर टू गेट थ्रू इट. तो ये बहुत ज़रूरी है, स्ट्रक्चर ऑफ द सब्जेक्ट. ये टेबल ऑफ कंटेंट से पता लग जाता है. आप टेबल ऑफ कंटेंट में टाइम स्पेंड करिए. ट्राई एंड अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ एवरी word and every sentence that is mentioned in table of content. Automatically things will become clearer to you. Okay, third point, make a chapter wise list in notes. सबसे पहले हमें नोट मेकिंग नहीं करनी है, हमें चैप्टर वाइज लिस्ट बनानी है नोट्स में. मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी में 30 चैप्टर्स हैं, तो मैं ऐसा नहीं कि नोट अपनी नोट मेकिंग ऐप में बस चैप्टर 1 एक चैप्टर खोला नया और बनाने शुरू कर दिए नोट्स. नहीं, फर्स्ट आई विल मेक डिफरेंट पेजेस ऑफ ऑल द चैप्टर्स. मैं हर एक चैप्टर का एक अलग पेज बनाऊंगा जिससे कि मुझे अपने सामने दिख सके भाई ये 30 चैप्टर्स खत्म करने हैं. फिर मैं वहाँ पे चैप्टर 1 खोल के उसके अंदर नोट्स बनाने शुरू करूँगा. तो ये चैप्टर वाइज लिस्ट सब्जेक्ट के साथ, स्ट्रक्चर के साथ कनेक्टेड है. जैसे ही आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा, मेकिंग द चैप्टर वाइज लिस्ट ऑल्सो बिकम्स ईजियर. ओके, फोर्थ पॉइंट, एज यू रीड मेक नोट्स एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू नॉट रीड दीज बुक्स अगेन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. एज यू रीड, आई एम राइटिंग इट डाउन, मेक नोट्स. वाई? बिकॉज नंबर 1 इज दैट यू डोंट वांट टू वेस्ट मोर टाइम कि पहले मैंने पढ़ा, फिर मैंने फिर से दोबारा पढ़ा और तब नोट्स बनाए. एंड सेकेंड मेजर ऑब्जेक्टिव इज दैट यू डोंट वांट टू यूज दीज बुक्स अगेन. ऐसा नहीं कि कभी नहीं यूज करोगे, एज अ सप्लीमेंट कभी कभी उठाने की जरूरत पड़ेगी, बट इन 90% ऑफ द केसेज वंस यू रेड अ बुक you don't want to pick up that book again. The only way you can do that is by making good notes, useful, good notes that are useful, comprehensive enough, even at the same time ऐसा नहीं कि 500 पेज की किताब है 500 पेज के नोट्स बना लिए, फिर आपका पर्पस डिफीट हो गया. ओके, सो द ऑब्जेक्टिव इज टू नॉट रीड दिस या फिर दीज बुक्स अगेन. ये आपका ऑब्जेक्टिव है. इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए make sure that as you are reading, you are making these notes. Okay, तो सबसे पहले हमने समझा कि पढ़ना क्या क्या है. उससे पहले ऑल्दो हमने समझा था सक्सेस मंत्रा, बट लेट्स मूव फॉरवर्ड. हमने ये देखा पढ़ना क्या क्या है. हमने ये देखा कि जो पढ़ रहे हैं उसके नोट्स किस तरह से बनाने हैं और किस तरह कैसे बनाने हैं. थर्ड पॉइंट, थर्ड थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड एंड दैट यू हैव टू बिगिन इन योर फर्स्ट 3 months ओनली इज रिविजन एंड टेस्ट. अब इसके लिए क्या क्या हैबिट्स क्रिएट करनी. मैंने सबसे ऊपर सक्सेस मंत्रा में बताया कि रिवीजन करना ज़रूरी है, तो इसके ऊपर अब हम डिटेल में बात करने वाले हैं. रिवीजन और टेस्ट में क्या करना है. नंबर 1, कीप 1 डे एवरी वीक, 1 डे पर वीक प्योरली फॉर रिवीजन. नंबर 1, एंड टेकिंग 1 टेस्ट ऑफ प्रीलिम्स एंड 1 ऑफ मेंस. तो प्रीलिम्स का टेस्ट 2 घंटे का, शुरू में ज़रूरत नहीं है 2 घंटे का टेस्ट लेने की. आप 20 मिनट 30 मिनट का टेस्ट भी ले सकते हैं विद लेसर नंबर ऑफ क्वेश्चंस. जो भी आपने पढ़ा है उसमें से क्वेश्चंस उठाइए और उसका टेस्ट बना लीजिए. सिमिलरली 1 टेस्ट फॉर मेंस. मेंस में अब 20 क्वेश्चन आते हैं, बट यू डू नॉट हैव 20 क्वेश्चंस. अभी आपके पास नहीं है. लेट्स से मैंने 5 चैप्टर पढ़े, हर एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन उठाया, 5 क्वेश्चन हो गए. 20 डिवाइडेड बाय 5 इज 4, मतलब 1/4 कर दिया. 3 घंटे का 1/4 करके टाइम, उतने टाइम में आप खत्म करने की कोशिश करेंगे. सो 1 डे पर वीक इज स्पेसिफिक फॉर दीज 2 थिंग्स. मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, 1 सेकेंड. 1 डे पर वीक इज स्पेसिफिक फॉर
these two things. Number one is revision. ये मैं बताऊंगा कैसे करना है रिविजन. Number two is taking one test. Number one for prelims, 20-30 मिनट का भी हो सकता है, and one test of mains, जिसमें आप क्वेश्चन दे रहे हो अपने आप को और आंसर लिख रहे हो. Even if you are not able to analyze these answers, it's fine. शुरू में समझ नहीं आएगा, आंसर्स एनालाइज करें, लिखना काफ़ी है. लेकिन 5 क्वेश्चन एक साथ इकट्ठे करके एक साथ लिखोगे, इट विल हेल्प यू अ लॉट. ये मैं प्रेफर करूँगा सैटरडे को उठाओ. वाई? बिकॉज हम लोग बचपन से सैटरडे संडे छुट्टी की तरह मनाते आए हैं. सो वी हैव दिस हैबिट ऑफ नॉट वर्किंग अ लॉट, नॉट स्टडिंग अ लॉट ऑन अ सैटरडे. तो बेटर रहता है कि सैटरडे को इस तरह से यूज़ किया जाए. ओके, सो दिस द फर्स्ट थिंग. रिविजन एंड टेस्ट में ये चीज़ करना ज़रूरी है. और एक और चीज़ याद रखना ज़रूरी है, फॉरगेट अबाउट अदर सब्जेक्ट्स. अब आपके दिमाग में रहेगा यार कि बहुत सारे और सब्जेक्ट्स बचे हैं, हाउ विल आई कवर दोज. जस्ट फॉरगेट अबाउट देम. आपका ऑब्जेक्टिव है एटलीस्ट ये 3 सब्जेक्ट मुझे ये 3 सब्जेक्ट 3 महीने में ख़त्म करने हैं. तो उन्हीं पे फोकस करिए और सब भूल जाइए. जब उनका टाइम आएगा तब आप ऑटोमेटिकली उसको उठा लेंगे. ये 3 महीने अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाओगे, उसके बाद के और 3 महीने भी अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाओगे. रिवीजन की हम बात कर रहे थे कि रिवीजन करना कैसे है. दिस माइट बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड. इसको देयर इज अ मेथड ऑफ रिवीजन कॉल्ड एज एक्टिव रिवीजन. स्पेशली इफ यू आर रिवाइजिंग वंस अ वीक, आई वुड रिकमेंड वेरी स्ट्रांगली कि एक्टिव रिवीजन की स्किल को सीखो, लर्न दिस स्किल एंड देन स्टार्ट यूजिंग दिस स्किल. तो पहले स्किल सीखो और फिर इसको यूज करना शुरू करो. ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या ये काफ़ी है, इतना ही करना है? नहीं, कुछ और चीज़ें भी हैं जो करना ज़रूरी है. यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में खाली जीएस नहीं होता, ऑप्शनल भी होता है. एंड ऑप्शनल इज़ प्रॉब्ली मोर इंपॉर्टेंट देन जीएस बिकॉज वहाँ पे परसेंटेज में स्कोर ज़्यादा आता है. 60% तक स्कोर खींच सकते हो, क्योंकि जीएस में आप नहीं कर पाओगे. जीएस में मैक्स 50 जा पाओगे. 50 इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट. सो यू आर ऑलरेडी गेटिंग अ गुड एडवांटेज ऑफ 50 ऑड मार्क्स. 40-50 नंबर का एडवांटेज आपको मिलता है, विच इज़ अ वेरी हाई एडवांटेज. उसको मैं क्यों यूज़ ना करूँ? वाई डू आई लेट इट गो? इसलिए ऑप्शनल को फर्स्ट 3 महीने में भी कुछ चीज़ें ऑप्शनल की करना जरूरी है. मैं आपको बताता हूँ क्या करना है. बहुत ज़्यादा नहीं कर पाओगे बिकॉज यू ऑलरेडी टेकन 3 सब्जेक्ट्स. नंबर 1, इन द फर्स्ट मंथ फाइनलाइज योर ऑप्शनल. टेक एन एंटायर मंथ टू एनालाइज एंड फाइनलाइज इट. तो फर्स्ट मंथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइनलाइज द ऑप्शनल. बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो 4-5 महीने निकाल देते हैं पढ़ाई में, क्योंकि उनको रहता है पढ़ाई धीरे हो रही है, कुछ तो पढ़ना शुरू करें, बाद में देखेंगे, बाद में सोचेंगे. और एंड इवन आफ्टर 5-6 मंथ्स दे हैव नॉट फाइनलाइज देयर ऑप्शनल. फिर लगता है कि लेट हो गया, अब 1 साल पीछे चले गए हम. सेकेंड मंथ में क्या करना है? तो फर्स्ट मंथ में हमने फाइनलाइजेशन. अब ये फाइनलाइजेशन कैसे करना है, दैट इज़ पर्सनली अपॉन यू, बिकॉज हर स्टूडेंट का अलग ऑप्शनल होगा, अलग नीड होगी, अलग डिज़ायर होगा, अलग रीज़न हो सकता है ऑप्शनल फाइनलाइज करने का. टेक योर टाइम, 1 मंथ इज इनफ. ओके, सेकेंड मंथ में क्या करना है? स्टार्ट विद द टारगेट ऑफ 2 सब्जेक्ट्स इन 1 मंथ. 2 सब्जेक्ट्स पर मंथ. टोटल अप्रॉक्सीमेटली 12 सब्जेक्ट्स होते हैं हर एक ऑप्शनल में. किसी में 10 होंगे, किसी में 11 होंगे, किसी में 12 होंगे. इसके अराउंड ही रिवॉल्व करता है. 2 सब्जेक्ट्स हर महीने कर रहे हो तो 6 महीने में यू विल बी एबल टू कवर द एंटायर ऑप्शनल सिलेबस. दैट इज माई टारगेट. तो सेकेंड मंथ में make sure you do not have to go through the entire syllabus, you do not have to go through the entire all the subjects. कोई भी 2 सब्जेक्ट्स उठाओ जो आपको इंपॉर्टेंट अच्छे लगते हो, इंटरेस्ट आ रहा हो, और उनको पढ़ना शुरू कर दो. सेकेंड मंथ में कवर करना है कम्प्लीटली. मेक श्योर कि साथ में नोट्स बना रहे हो और वीकली रिवाइज भी कर रहे हो. ओके, वंस यू आर डन विद ऑप्शनल, रिपीट विद रिविजन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स पर मंथ एंड देन वी कीप रिपीटिंग. तो 6 महीने बाद यहाँ पर भी रेपिटेशन चलेगा और एक्चुअली जीएस में भी रेपिटेशन चलेगा, बट यहाँ पर वंस यू आर डन विद कवरेज ऑफ द एंटायर ऑप्शनल इन 6 मंथ्स, उसके बाद हम रेपिटेशन की साइकिल चलाएंगे. रेपिटेशन की साइकिल में इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग 1 एंटायर मंथ टू कवर 2 सब्जेक्ट्स, हम ट्राई करेंगे कि 4 सब्जेक्ट्स हमने 1 महीने में रिवाइज कर लिए. फिर से जब रिपीट होगी साइकिल तो 5 सब्जेक्ट्स 1 महीने में रिवाइज कर लिए. इस तरह से हम चेंजेस करते रहेंगे. सो दिस इज द थर्ड थिंग दैट यू हैव टू डू, रेपिटेशन आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस. ये आपको ध्यान में रखना है. तो फर्स्ट 3 मंथ्स में आपको क्या क्या करना है? फर्स्ट 3 मंथ्स में नंबर 1 जीएस के 3 सब्जेक्ट मैंने बताए, साथ में ऑप्शनल उठाएंगे. ऑप्शनल के फर्स्ट मंथ में कुछ नहीं करेंगे, जस्ट फाइनलाइज दी ऑप्शनल. इफ़ यू ऑलरेडी फाइनलाइज दी ऑप्शनल देन यू आर ऑलरेडी एट एन एडवांटेज, तो फर्स्ट मंथ भी यूज़ कर सकते हो.
अगर नहीं तो सेकेंड मंथ से पढ़ना शुरू करना है ऑप्शनल के लिए। सेकेंड मंथ एंड थर्ड मंथ, सेकेंड मंथ में 2 सब्जेक्ट्स उठाए, थर्ड मंथ में फिर से 2 और सब्जेक्ट्स उठाए। नोट मेकिंग, द प्रोसेस दैट वी आर फॉलोइंग फॉर जीएस सेम प्रोसेस रहेगा, द प्रोसेस दैट वी आर फॉलोइंग फॉर रिविजन एंड टेस्ट सेम प्रोसेस रहेगा, उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू कैन एक्चुअली डू दिस इन द फर्स्ट 3 मंथ्स देन नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग सिलेक्टेड। वाई? क्योंकि आपने अपना प्लेटफॉर्म, अपना बेस इतना अच्छा बना लिया कि अब जब आप उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी करोगे, व्हेन यू स्टार्ट creating the good structure of your knowledge upon that, automatically that structure will be very strong. फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलने के चांसेस इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे इफ़ यू आर एबल टू डू दीज थिंग्स इन द फर्स्ट 3 मंथ्स, दे वेरी वेरी क्रूशल। आई होप इससे काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर पसंद आया तो मेक श्योर दैट यू mention something or the other in the comment section below so that I know that students are watching it and they're actually understanding or getting something out of it. That's my objective. I'll see you very soon. Till then, all the best. Bye-bye.